टू मनीषास बायो हब। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में। तो कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में। कॉम्पिटेंट होस्ट को समझने से पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक बात को पहले समझ के चलते हैं। अब तक हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ लिया था कि कैसे हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म करते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया था, ठीक है। यहाँ पे हमने वेक्टर के साथ अपना फॉरेन पीस ऑफ डीएनए या फिर जो हमारा डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए था, डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए किसके साथ ऐड कर दिया था हमने, विद वेक्टर और प्लाज्मिड, ठीक है। ये हमारा क्या बना था, पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट। नाउ अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फाइनली कहां पहुंचाना था, हमें अपनी होस्ट सेल में पहुंचाना था, ठीक है। ये हमारी होस्ट सेल है, ठीक है। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, इस होस्ट सेल में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है, ताकि ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जिस फंक्शन के लिए हमने इसे फॉर्म किया है, जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने इसे तैयार किया है, वो इस सेल में जाके वो प्रोडक्ट बनाएगा, रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, अपनी कॉपीज बनाएगा एंड हमें नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये होस्ट सेल इसको एज इट इज नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती, वाई, क्योंकि ये जो हमारी होस्ट सेल है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी परमेबिलिटी की बात करें तो ये कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, सॉरी हाइड्रोफोबिक, ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। एंड जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर। तो ये हमारा हाइड्रोफिलिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस हाइड्रोफोबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, यानी कि ये जो हमारी होस्ट सेल है, ये इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एज इट इज नहीं ले सकती, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस होस्ट सेल में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस करने होंगे, ठीक है। यानी कि हमें इस सेल को कॉम्पिटेंट बनाना होगा, जिससे कि ये सेल इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने में ले सके। समझ आई बात। तो हम कॉम्पिटेंट होस्ट किसे बोल रहे हैं, हम कॉम्पिटेंट होस्ट किसे कह रहे हैं, ऐसी होस्ट सेल जो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले सके, ठीक है। एंड जो ये पूरा प्रोसेस होता है इस सेल को अपने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस सेल में ले जाने का, इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है इतनी बात, समझ आ गया कॉम्पिटेंट होस्ट किसे कहते हैं, ठीक है। नाउ अब हमें ये कॉम्पिटेंट होस्ट कैसे तैयार करना है, हम अपनी होस्ट सेल को कैसे कॉम्पिटेंट बनाते हैं, इसका प्रोसीजर हम स्टेप बाय स्टेप समझ के चलेंगे, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स होते हैं हमारे पास अपनी होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के, वन बाय वन इन्हें समझ के चलते हैं। सबसे पहला जो हम मेथड यूज करते हैं अपनी होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, वो होता है आपका केमिकल ट्रीटमेंट या फिर मेथड, ठीक है। केमिकल ट्रीटमेंट और केमिकल मेथड, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी होस्ट सेल है, इसको हम एक डाइवेलेंट केटायन के साथ ट्रीट करवाते हैं। क्या करवाते हैं हम, सबसे पहले ट्रीट होस्ट सेल विद डाइवेलेंट केटायन, ठीक है। क्या मतलब है इसका, हमने अपनी होस्ट सेल को एक ऐसे केटायन के साथ ट्रीट करवाया है जिसके पास 2 वैलेंसीज प्रेजेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम आयन, ठीक है।
Ca2 पॉजिटिव। ठीक है, तो इससे होगा क्या, जो हमारी ये होस्ट सेल है, जब हम इसे एक डाइवैलेंट कैटायन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो होस्ट सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें कुछ पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है इससे, होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, हमारे स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, नंबर 1। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, नाउ ये जो हमारी होस्ट सेल है, होस्ट सेल एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम एक साथ एक मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, मिक्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड होस्ट सेल। ओके, अब हमने दोनों को मिक्स कर दिया। नाउ हमने इन दोनों को मिक्स किया, लेकिन अभी भी ये डीएनए डायरेक्टली इस होस्ट सेल में नहीं जा सकता, अभी हमें और कुछ करना होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इस मिक्सचर को यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड होस्ट सेल को हम क्या करते हैं, एक आइस के चैम्बर में रख देते हैं फॉर इंक्यूबेशन। ठीक है, क्या करते हैं हम, इंक्यूबेट मिक्सचर कौन सा, आरडीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड होस्ट ऑन आइस। ठीक है, हमने आइस के ऊपर रख दिया, आइस के चैम्बर में हमने क्या किया, इसे इंक्यूबेट करने के लिए रख दिया। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, आफ्टर दैट हम इस इंक्यूबेट हुए हुए, आइस में इंक्यूबेट हुए हुए मिक्सचर को डायरेक्टली कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ठीक है, हम इंक्यूबेट के लिए कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ऑन 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम इसे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, इस मेथड को हम बोलते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट या फिर मेथड। ठीक है, हीट शॉक क्यों बोला है हमने इसे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सडन टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एकदम आइस है एंड एकदम से हमने क्या किया, बहुत हाई टेम्परेचर दे दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस मेथड को हमको बोलते हैं हीट शॉक मेथड। ठीक है, आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, अगेन इस मिक्सचर को वापस से हम आइस के चैम्बर में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम, अगेन पुट द मिक्सचर ऑन आइस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब हमने यहाँ पे टेम्परेचर में इतने चेंजेस किए, ठीक है, हमने टेम्परेचर में क्या करा है, सडन चेंज किया है, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है वो इस होस्ट सेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेकन अप बाय होस्ट सेल। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरीके से क्या होता है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस होस्ट सेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका मेथड, नेक्स्ट मेथड आपका आता है नंबर 2, माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, अच्छा इससे पहले ये जो हम केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं ये बेसिकली किन सेल्स में होता है, ये होता है बेसिकली इन बैक्टीरियल सेल। ठीक है, या फिर बैक्टीरियल होस्ट। ठीक है, जो बैक्टीरिया होंगे उसमें हम ये वाला ट्रीटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ माइक्रो इंजेक्शन, जैसे कि हमें समझ आ रहा है माइक्रो एंड इंजेक्शन, यानी हम कोई ऐसा इंजेक्शन यूज कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा माइक्रो है। और बात करें अगर इंजेक्शन की, तो इंजेक्शन का यूज किन में किया जाता है, एनिमल्स में किया जाता है या प्लांट्स में किया जाता है, राइट हम किस में यूज करते हैं, एनिमल्स में इंजेक्शन का यूज करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी जो हम माइक्रो इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं वो किनके लिए कर रहे हैं, फॉर एनिमल सेल। ओके, तो इसमें होता क्या है, एक माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेते हैं। ठीक है, एंड क्या करते हैं, इस होस्ट सेल के न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, यहां से अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए उठाया एंड इस होस्ट सेल के न्यूक्लियस में भेज दिया।
ठीक है, इंजेक्ट कर दिया। तो सिंपल सा मेथड है माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, किसके लिए होता है? फॉर एनिमल सेल। ठीक है, नंबर थर्ड आता है आपका बायोलिस्टिक्स और जीन गन। ठीक है, तो यहां पे बात हो रही है, एक टर्म ले लेते हैं गन। ठीक है, गन का यूज हम क्यों करते हैं? शॉट, ठीक है, शूट करने के लिए, शॉट करने के लिए। ठीक है, ठीक यहाँ पे भी इसी तरीके से हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, गोल्ड या फिर टंगस्टन के पार्टिकल्स को लेते हैं। ठीक है, या हमने गोल्ड, या फिर चलो गोल्ड को समझते हैं, गोल्ड के पार्टिकल्स लिए। ठीक है, बहुत माइक्रो पार्टिकल्स को लिया, इनके ऊपर हम अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कोड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसकी सरफेस पे कोड कर देते हैं। इस तरीके से अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इन गोल्ड के पार्टिकल्स या फिर टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स के साथ कोड करते हैं, एंड बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ क्या करते हैं, अपनी होस्ट सेल पे बम्बार्ड करते हैं। बहुत हाई वेलोसिटी के साथ क्या करते हैं, बम्बार्डिंग करते हैं। कहाँ पे? होस्ट सेल पे। जिससे क्या होता है, हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो इन गोल्ड या फिर टंगस्टन के पार्टिकल के साथ क्या करता है, सेल में एंटर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ये मेथड हम किन के लिए यूज करते हैं? फॉर प्लांट सेल्स। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारा मेथड नंबर थर्ड। ठीक है, नंबर फोर्थ आपका जो आता है वो है डिसआर्म्ड पैथोजन। ठीक है, या फिर पैथोजन वेक्टर। ठीक है, क्या होता है इसमें हम कोई ऐसी पैथोजेनिक वेक्टर पैथोजन को एज अ वेक्टर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एक बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ये क्या करता है, ये प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है एंड वहां पे ट्यूमर कॉज करता है। ठीक है, ये इसका इन्फेक्ट करने का तरीका इतना सिंपल होता है कि हम इसे एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें क्या करना होगा, उसको एज अ वेक्टर यूज करने से पहले हमें उसका पैथोजेनिक इफेक्ट खत्म करना होगा। ठीक है, ताकि वो हमारी सेल को कोई भी इंफेक्शन कॉज ना करे। ठीक है, तो हमने क्या किया, डिसआर्म कर दिया पैथोजन वेक्टर को, जिससे कि हम अपना जो डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए है हमारा, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, हमें उससे कहाँ पे पहुंचा सके, अपनी होस्ट सेल में पहुंचा सके। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पे हमने 4 मेथड्स को पढ़ा। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है। जब क्या होता है, जो हमारी होस्ट सेल है ये इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लेती है, तो इस तरीके की सेल को, इस तरीके की होस्ट सेल को हम कहते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, कॉम्पिटेंट होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हैं। सबसे पहला मेथड हमने बात करी केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी जो होस्ट सेल होती है उसको एक डाइवेलेंट केटायन के साथ ट्रीट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम आयन। क्लियर? इससे होगा क्या, जो हमारी होस्ट सेल होती है इसकी मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, नाउ अब हम अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड होस्ट सेल को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हम मिक्सचर को इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम आइस के चैम्बर में इसको इंक्यूबेट करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हम इसे एकदम से हाई टेम्परेचर पे शिफ्ट कर देते हैं एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस टेम्परेचर में सडन चेंज होने को हम कहते हैं हीट शॉक। ठीक है, एकदम से हीट शॉक हो रहा है, एकदम ठंडा था एकदम गर्म हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट हम इसे अगेन उस आइस चैम्बर में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या हुआ, इसमें सडन टेम्परेचर चेंज हो रहा है। पहले बहुत लो टेम्परेचर, फिर हाई टेम्परेचर, फिर अगेन लो टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है इस सेल में एंटर हो जाता है। ठीक है, तो क्या किया, होस्ट सेल ने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लिया। ठीक है, नंबर सेकेंड हमने पढ़ा माइक्रो इंजेक्शन। इंजेक्शन से पता चल रहा है फॉर एनिमल्स, इंजेक्शन हम एनिमल्स में यूज करते हैं।
ठीक है, तो हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लिया विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन। ऐसा नहीं कि जो हम यूज करते हैं उससे, नहीं, ये क्या होता है, स्पेशल इंजेक्शंस होते हैं, माइक्रो इंजेक्शंस जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या लिया, अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया एंड इसे इस होस्ट सेल के न्यूक्लियस में इंजेक्ट करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका बायोलिस्टिक्स और जीन गन। इसमें हम क्या करते हैं, टंगस्टन एंड गोल्ड के पार्टिकल्स को लेते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स को लेते हैं। ठीक है, उसके ऊपर अपना डीएनए लोड करते हैं, अपने डीएनए को लगाते हैं सरफेस पे एंड बहुत हाई वेलोसिटी के साथ इस होस्ट सेल पे बम्बार्ड कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो हमारा गोल्ड एंड टंगस्टन का पार्टिकल है इस सेल के अंदर घुस जाता है, साथ ही साथ हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी सेल में पहुंचा देता है। ठीक है, एंड लास्ट वन है आपका डिसआर्म्ड पैथोजेनिक वेक्टर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, पैथोजन को एक पैथोजन को, कोई भी पैथोजन हो उसको एज अ वेक्टर यूज करते हैं, बट बिफोर दैट हम उसकी पैथोजेनिसिटी को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मेथड थे एक सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तो अगर आपको समझ आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।